नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप इंडिया में कहीं भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स की, मेट्रोस की या कॉर्पोरेट पार्क्स की देखते हैं तो वहाँ पे 50-50% चांस है अगर आपने वहाँ क्रेन्स या ट्रक्स देखे हैं इसी कंपनी के होंगे। जी हाँ, इंडिया में 65% का मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड करती है इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट्स में। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के स्टॉक का नाम है हमारे ACE, लोग इसे एक्शन कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 893 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो क्लोज टू 10,000 10,500 करोड़ है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप बनाता है। कंपनी का सेक्टर देखें तो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में है। कंपनी क्रेन्स, डंपर्स, रोलर्स और भी कई कई तरीके की व्हीकल्स बनाती है कंपनी। तो ये कंपनी सिर्फ इंडिया की नहीं, जी हाँ, यहाँ पे मेरे से गलती नहीं हुई है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर्स में आती है। इन रीसेंट टाइम्स कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी एक ऑर्डर मिला है क्लोज टू 400 से 500 करोड़ के बीच का, जो इनके आने वाले टाइम में रेवेन्यू को 10% से इंक्रीज करेगा। और कंपनी आने वाले टाइम में और भी ऑर्डर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक्सपेक्ट कर रही है। हिस्ट्री की बात करते हैं कंपनी की। कंपनी 13 जैन 1995 में शुरू हुई थी बाय विजय अग्रवाल इन फरीदाबाद अंडर अ टेंट। विजय अग्रवाल ने अपनी कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन शुरू करा था आफ्टर क्विटिंग हिज 30K मंथ अ जॉब। और 30K अ मंथ 1995 में बहुत बड़ा अमाउंट होता था। 1997 की बात करें तो 2 सालों में ही एक्शन कंस्ट्रक्शन को काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस मिल गए थे। उसी के चलते कंपनी ने अपना पहला रीजनल फ्लैग सेटअप करा इन मुंबई। 2001 आते आते कंपनी की सबसे पहली इंटरनेशनल पार्टनरशिप रही विथ इटली। कंपनी का नाम था ऑटो ग्रुप PM। ये कंपनी ने पार्टनरशिप इसलिए करी, कंपनी का मेन मोटिव यूरोपियन क्रेन मार्केट्स में एंटर करना था। अक्टूबर 2005 में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो गई थी। 26 सितंबर 2005 में कंपनी का IPO आया विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर। इशू प्राइस अगर हम स्टॉक का देखें तो 130 रुपये पर शेयर के हिसाब से टोटल कंपनी ने 59.8 क्लोज टू 60 करोड़ रेज करे थे। 2007 आते आते कंपनी का सबसे पहला ओवरसी एक्विजिशन हुआ और ये एक्विजिशन रोमेनियन कंपनी का था। 89.5% का वहाँ पे स्टेक खरीदा। कंपनी का नाम SC Pharma SA था। फरवरी 2025 आते आते कंपनी को अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला 420 करोड़ का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। ACE आने वाले टाइम में काफ़ी और ऑर्डर्स भी एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम मिनिस्ट्री। मार्च 2026 में एक्शन कंस्ट्रक्शन ने 50-50 करके एक जॉइंट वेंचर शुरू करा है केटो के साथ। और इसके पीछे कंपनी का मोटिव था उन्हें जापानीज मार्केट में एंटर करना था। लोकेशंस की बात करते हैं तो कंपनी के टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक है चेन्नई में, देवरासी, काशीपुर, सिकंदरपुर, पलवल, बल्लभगढ़। टोटल कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। 12 से 15% का कंपनी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रही है अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू में इन अपकमिंग 3 से 5 सालों में। कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस देखे तो जैसे मैंने पिछली साइड में आपको 2 एक्विजिशंस बताए, SC Pharma SA रोमेनिया की कंपनी, ACE काटो जी इनकी जापानीज कंपनी। अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो डोमेस्टिक का 96.5% है, वहीं इंटरनेशनल का 3.5% है। आने वाले टाइम में कंपनी इसको इंक्रीज करेगी। कीनिया, नेपाल, नाइजीरिया, इजिप्ट और भी कई देश, मोर और लेस 37+ कंट्रीज़ में ACE एक्सपोर्ट रखता है अपने। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर 65.42% की होल्डिंग रखते हैं, काफ़ी बड़ा स्टेक है। रिटेल की बात करें तो 23.15% की इनकी भी हिस्सेदारी है। FIIs 9.58 और DIIs 1.84। प्रमोटर्स का अगर हम देखें तो विजय अग्रवाल 28.76% की होल्डिंग, मोना अग्रवाल 24.65% की होल्डिंग, सौरभ अग्रवाल 6.15% की होल्डिंग। मोर और लेस अगर मैं आपको बताऊं तो फैमिली ओन्ड प्रमोटर ग्रुप है। कंपनी के ऊपर कोई प्लेज नहीं है। और FIIs ने अपनी होल्डिंग 10.4 से 9.58 कर दी है घटा के। ये क्यों करा इसका कोई रीज़न नहीं बताया। मेरी एनालिसिस ये है कि मोर और लेस FIIs इंडिया से अपना वाल खींच रहे हैं। आप भी रिसेंट टाइम्स में ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे। सेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं तो अगर हम रैंकिंग देखें इंडिया की कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट मार्केट में तो इंडिया 3rd रैंक करता है। सबसे पहले चाइना और फिर US से आता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पिछले साल 3% का नेगेटिव इम्पैक्ट देखा और ये नेगेटिव इम्पैक्ट मैनेजमेंट ने बताया है कि ड्यू टू इलेक्शंस था। इलेक्शन के रीज़न से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और उनकी पेमेंट डिले हो गई थी।
तो ये 3 बेसिस पॉइंट का गैप यहाँ पे हमें इस रीजन से दिख रहा है, जो कि इस साल करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इंडियन क्रेन मार्केट की अगर हम बात करें तो 4.4% से ग्रो कर रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मोर और लेस व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट्स का भी एक्सपोजर उतना होता है जितना रॉ मटेरियल्स का होता है। तो वहीं ट्रांसपोर्ट्स के अंदर अगर हम देखें, ट्रांसपोर्ट में भी कौन से व्हीकल्स इन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं? क्रेन्स, लिफ्टिंग, फिर आते हैं आपके ट्रक्स, डंपर्स, एक्सकेवेटर्स, लोडर्स, कॉम्पैक्टर्स, बहुत तरीके के होते हैं। बट जो क्रेन्स हैं वो 70 से 75% की रिक्वायरमेंट रखते हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि गवर्नमेंट ने 1.35 लाख करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में एलोकेट करा है। काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जैसे गाती शक्ति, भारत मेला, स्मार्ट सिटीज़। ये मोर और लेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन इस सेगमेंट से रिलेटेड है, इस सेक्टर से रिलेटेड है कि इस सेक्टर में जैसे आप खुद देख सकते हैं स्मार्ट सिटी वाला, तो स्मार्ट सिटी तो इसका मेन मोटिव है इंफ्रा हमारा डेवलप होगा, और इंफ्रा डेवलप होगा तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? यहाँ पे क्रेन मार्केट। तो भारत सरकार ने भी काफ़ी नई नई स्कीम्स निकाली हैं और काफ़ी उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर को काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल दे रहा है। अब एक रीसेंट रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उसमें बता रहे हैं कि आजकल रूरल एरियाज़ में लेबर शॉर्टेज की दिक्कत आ रही है। जी हाँ, रूरल एरियाज़ में लेबर शॉर्टेज की। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो लेबर क्लास होती है या जो लेबर वर्कफोर्स होती है वो सिटीज़ में माइग्रेट कर रही है, तो इसलिए रूरल एरियाज़ में लेबर की शॉर्टेज आ रही है। ये पिछले अगर आप 2005 से लेके 2023 तक का डेटा है, आप देख सकते हैं कि कैसे गैप बढ़ता ही रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रूरल वर्कफोर्स कैसे गिर रहा है और वहीं अर्बन वर्कफोर्स कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि FIIs ने अपना इन्फ्लो 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज करा है। कौन से सेगमेंट में? इक्विपमेंट एंड फैक्ट्रीज में। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्टील के प्राइसेस से डायरेक्टली कोरिलेट करता है ये। जैसा पिछले 2010 से लेके अभी तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये जो येलो लाइन है ये स्टील प्राइसेस, और वहीं ये जो ब्लू लाइन है ये मार्जिन्स है कि जब जब ऑपरेट हुआ है, कि कितने मार्जिन्स में सेक्टर ऑपरेट हुआ है। जब जब स्टील के प्राइसेस गिरे हैं इनके मार्जिन्स बढ़े हैं, और जब जब स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं इनके मार्जिन्स गिरे हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वाइस वर्सा। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जब जब स्टील सस्ता होगा ये सेगमेंट के मार्जिन्स बढ़ेंगे और स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। अभी हम रीसेंट केस में देखें तो क्रूड ऑयल की वजह से स्टील की भी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इसलिए इनके मार्जिन कंस्ट्रेन है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट नंबर्स दे रही है। मैनेजमेंट ने 2-4 डोमेस्टिक और ग्लोबल हेडविंड्स बताए हैं। डोमेस्टिक में मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी हेडविंड बताए, और भी है शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर। ग्लोबल हेडविंड्स की बात करें तो ये US वॉर्स जब तक रुकेंगी नहीं, जब तक एक्सटेंड होती जा रही हैं उतना ही एक्सपोर्ट को हैम्पर करेगा। ये मैनेजमेंट ने खुद बताया है कि US वॉर्स कैन स्लो डाउन द एक्सपोर्ट्स। फंडामेंटल्स में आते हैं। फंडामेंटल्स में PE की अगर हम बात करें तो ACE एक्शन कंस्ट्रक्शन का हम रीसेंट PE देखें तो 20 से 25 के आसपास है, और वहीं एवरेज PE की बात करें, एवरेज PE कितने पे लाई करता है? 28 से 33। थोड़ा सा ही अंडर वैल्यू है बट मोर और लेस ठीक है। करंट सेक्टर की PE की बात करें कि सेक्टर का PE कितने में ट्रेड हो रहा है तो 20 से 30 के आसपास रहेगा, और एवरेज हिस्टोरिकली PE देखें तो 22 से 35 के आसपास ये ट्रेड होता है। तो ये ऑन पॉइंट है। तो हम इसे मोर और लेस बोल सकते हैं कंपनी PE वाइज वैल्यूएबल है। PE में कंपनी अंडर वैल्यू नहीं है, ना ही ओवर वैल्यू है। PEG की बात करते हैं तो PEG में अगर हम 3 साल का PG देखें तो 0.5x आता है, वहीं 5 साल का PEG देखें तो 0.8x आता है। दोनों ही केसेस में अंडर वैल्यू है, तो ये अच्छी बात है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ऑन एन एवरेज डिविडेंड दे रही है 14.3% का। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राफ नीचे की तरफ है। ये मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों है, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कंपनी का डिविडेंड देने में इन परसेंटेज शॉर्टेज हुई है, बट कंपनी ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको अच्छे से कि डिविडेंड पर शेयर गॉट डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। इसका मतलब है जब कंपनी 100 रुपये की थी, जब इसका प्राइस CMP 100 रुपये था, तब ये 2 रुपये देती थी डिविडेंड। अब जब कंपनी 200 रुपये का प्राइस पे ट्रेड हो रही है तो भी 2 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो इसलिए इसका परसेंटेज कम हो गया। अगर 200 है तो इसको 4 रुपये डिविडेंड देना चाहिए। बट मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सेक्टर काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव रहता है। कंपनी 2 रुपये का ही कंपनी डिविडेंड सस्टेन कर रही है, परसेंटेज सस्टेन नहीं कर पा रही। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 79% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स कंपनी के 5 से 8% ही मूव हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
पैट की बात करें तो पैट 52 करोड़ से 172 करोड़ तक पहुंच गया विद इन जस्ट 2 ईयर्स। वहीं डिविडेंड की बात करें तो 5 से 1 रुपये ही पहुंचा है, माफ़ कीजिएगा 0.5 से 1 रुपये ही पहुंचा है डिविडेंड। तो जैसा मैंने बताया ये सेक्टर काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव रहता है, तो कंपनी को कंसिस्टेंटली री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप ईपीएस देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि कंपनी डिविडेंड एक तरीके से मोर और लेस सिमिलर ही दे रही है। यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसे इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का ईपीएस 0.67 था 2015 में, जो कि अभी की बात करें 34.86 हो गया है। तो ईपीएस भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। डेट की बात करें तो 8 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। इसे क्लोज टू नो डेट बोल सकते हैं, डेट फ्री भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में 8 करोड़ का डेट कुछ नहीं होता है। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में कंपनी के पास 3200 के आसपास के एसेट्स हैं। एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास 3200 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। इक्विटी की बात करें तो क्लोज टू 2000 करोड़ के इक्विटी है कंपनी के पास। डेट टू एसेट कैलकुलेट करें या डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करें, ये मोर और लेस मुझे यूजलेस लग रहा है इस सेगमेंट में। सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी के ये आप देख सकते हैं, सेल्स और मार्जिन लाइन देखें कि कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली ऑन अ हायर साइड रहे हैं, बट मार्जिन्स जो हैं, जो आप ये ऑरेंज लाइन इनके मार्जिन्स देख सकते हैं, ये 3 फेजेस में डिवाइड हुए हैं। 2015 से 20 अगर हम देखें, 2015 से 20, तो ये मोर और लेस 3 से 8% के फेज़ में रहे हैं। और वहीं 2020 से अगर हम 2023 तक का देखें तो 8 से 10% या क्लोज टू, इसे हम साइडवेज नेगेटिव भी बोल सकते हैं। 2023 से 26 का अगर हम देखें, 2023 से 26 ये बूम हुआ है 10 से 15%, ये अप साइड में है काफ़ी। अगर हम लास्ट वाले सेगमेंट में कॉन कॉल में देखेंगे, ये मार्जिन 17 से 18% तक बढ़ गए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इंट्रिंसिक प्राइस हमने कंपनी का कैलकुलेट करा है, तो हमने डीसीएफ मॉडल का यूज़ करा है। तो डीसीएफ मॉडल 434 की प्राइसिंग हमें दिखा रहा है। तो कंपनी का सीएमपी 894 है। जैसा आपको पता है हम कोई बाइंग कॉल नहीं देते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि जब 434 पे आए तब आप खरीदिए, अभी 894 पे है, बहुत महंगा है। ऐसा हम बाइंग कॉल नहीं देते हैं कभी भी अपनी वीडियो में। ये मोर और लेस फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो है। तो जब भी हमें कोई एक डिप दिखे इस स्टॉक में, हम ये बता रहे हैं कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें तो कोई डायरेक्ट पीयर नहीं है इस कंपनी का। अगर आप स्क्रीनर.com में जाएंगे तो आपको एस्कॉर्ट, टीआईएल, बजाज इंडेक्स दिखाएगा। तो हम इनसे क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि अगर हमने स्कॉट से कंपेयर करा, स्कॉट्स खाली ट्रक बनाती है, जबकि जो हमारा स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये क्रेन्स बनाता है, डंपर्स बनाता है, तो इसको कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। टीआईएल की बात करें तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, क्लोज टू 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो इसे कंपेयर करना मुझे सही नहीं लगा। बजाज इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी न्यू लिस्टिंग है। कोई भी कंपनी आती है मार्केट में तो एटलीस्ट 2 साल तक उसे छूना नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी कंपनी आती है, प्रमोटर उसे बढ़िया चमका के लाता है, वो अपने पहले 1-1.5 साल में अपने आप एग्जिट लेता है, इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाता है। तो इसलिए हम ये बताते हैं एसीसी क्यों बढ़िया है। एसीसी 63% मार्केट शेयर होल्ड करता है मोबाइल क्रेन्स में, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। एसीसी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन। अगर इंडिया में ग्रोथ हुई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तो एसीसी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। 40% का कैगर विथ नो डेट। जिस सेक्टर में काम करती है बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ पे नो डेट होना काफ़ी बड़ी बात है। कौन कौन की बात करते हैं जो रिसेंट हुई थी। कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई सेल्स अचीव करा है, 3400 करोड़ के आसपास का ये हाईएस्ट एवर ईयरली सेल्स में रिकॉर्ड हुआ है। कंपनी 14.4% से ग्रो करी है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मार्जिन की बात करें, मार्जिन 17.52% से बढ़े हैं कंपेयर टू पिछले, जो मैंने आपको पिछली एक स्लाइड में दिखाया था। इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि मार्जिन यहाँ 10 से 15 के आसपास हैं। तो कॉन कॉल में अभी रिसेंट 17.52 का मार्जिन कंपनी ने टच करा है। पैट 23% से बढ़ा है, एबिटा 25% से ग्रो हुआ है। कंपनी ने रिसेंटली केपेक्स अनाउंस करा है, 300 से 350 करोड़ का केपेक्स है, जिसमें 100 करोड़ मॉडर्नाइजेशन के लिए, 100 करोड़ एक्सपेंशन के लिए और 150 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए है। K2JV जो कि इनका जापानीज जॉइंट वेंचर है, वो कंपनी ने बताया है कि तीसरे क्वार्टर ऑफ दिस ईयर FY26 तक वो फंक्शनल हो जाएगा और पहले ईयर में 100 करोड़ का रेवेन्यू, वो ऐसा प्रॉमिसिंग लग रहा है इन्हें। और रिकरिंग रेवेन्यू की बात करें तो 300 से 400 करोड़ का रिकरिंग रेवेन्यू रहेगा। BS5 एमिशन की वजह से कंपनी एक प्राइस हाइक एक्सपेक्ट कर रही है। एक्सपेक्ट ने उनकी शीट्स में दिख रहा है 12 से 13% की प्राइस हाइक हमें दिख रही है।
जो कि इनके 60% ऑफ द प्रोडक्ट्स की डिमांड स्लो करेगी। चाइना का एक पेंडिंग शिपमेंट है जो कि जून से जुलाई के बीच डिलीवर होगा, जो कि 40% ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड को हैम्पर करेगा। ये क्या शिपमेंट है? ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का लास्ट कंसाइनमेंट है। इसका मतलब है ये कंसाइनमेंट जब रिसीव हो जाएगा, इसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो इसके बाद हमारे पास चाइना से कोई भी माल नहीं आएगा। ये कॉन कॉल पढ़ के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, पैट काफ़ी बढ़ रहा है, बेटा ग्रो हो रहा है, चाइना गेम से बाहर हो जाएगा। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। ये कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, बट सेक्टर वाइज देखें, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भाग रखे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबल नहीं होंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस छोड़िए आप, जब तक रुपया स्टेबल नहीं होगा तब तक कंपनी का अच्छा करना उतना वर्थ नहीं रहेगा। और ऐसा कंपनी ने खुद भी बताया है कि पहलगाम अटैक के बाद से उनके पास इंक्वायरी का जो रेट है, जितने लोग इंक्वायरी के लिए फ़ोन करते हैं, वो रेट थोड़ा सा गिरता हुआ वो कंपनी खुद एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी खुद देख रही है। तो मोर और लेस काफ़ी कंपनी के साइड में अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, बट सेक्टरल टेलविंड्स और हेडविंड ज़्यादा है कंपेयर टू टेलविंड। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और जाने से पहले एक और बार मैं बोलना चाहूँगा कि मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।